नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी एक ऐसी कहानी है जो कि शायद आपको काफ़ी अजीबोगरीब लग सकती है और साथ ही साथ आपको डरा भी सकती है वैसे लोगों को जो कि हॉरर मूवीज़ देखना, हॉरर कहानियाँ पढ़ना काफ़ी पसंद करते हैं, मन लगाकर देखते हैं, पढ़ते हैं। तो ये कहानी स्पेशली आप जैसे लोगों के लिए ही है। आज की कहानी समीर की है। समीर जो कि एक ऐसा लड़का था जिसके मन में, जिसके ज़िंदगी में डर नाम की कभी कोई चीज़ ही नहीं आई। डरना क्या होता है ये समीर को पता ही नहीं था। समीर काफ़ी हिम्मती लड़का था और समीर के अंदर एक खास आदत थी। आप इसे चाहे अच्छी कह लो चाहे बुरी। समीर को शर्तें लगाने का बहुत शौक था। वो कभी भी शर्त लगाने के लिए एक पैर पर तैयार खड़ा रहता था और ज़्यादातर शर्त वो हमेशा जीत ही जाता था। इस वजह से समीर की ज़िंदगी में हमेशा एक्साइटमेंट बनी ही रहती थी और समीर को ये काफ़ी अच्छा लगता था। समीर की ये आदत, ये बातें उसके सारे करीबी दोस्त, सारे करीबी जानने वाले जाना करते थे और समीर की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसकी ज़िंदगी में एक अच्छी नौकरी, एक स्टेबल लाइफ और अच्छा घर परिवार, अच्छा फ्रेंड सर्कल, सब कुछ बहुत अच्छा था। समीर की ज़िंदगी ऐसे ही कट रही थी, छोटी छोटी शर्तों की एक्साइटमेंट्स के साथ, कि अचानक उसके शहर में एक मूवी रिलीज़ हुई, जिस मूवी के बारे में हर जगह ये बात फैली हुई थी कि ये मूवी आज तक की सबसे डरावनी और खौफनाक मूवी है। यहाँ तक कि कुछ कुछ जगहों पर जब इस मूवी को रिलीज़ किया गया था तो ये वार्निंग भी जारी की गई थी कि हार्ट पेशेंट्स और ज़्यादा डरने वाले लोग इस मूवी को कृपया करके ना देखें। ऐसा उस वक्त पर पहली बार हुआ था कि खुद मूवी बनाने वाले लोगों को मूवी देखने के साथ साथ वार्निंग भी दे रहे थे कि आप अगर ज़्यादा डरते हैं या फिर आपको किसी तरह की कोई भी हार्ट की समस्या है तो आप इस मूवी को बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। ये सारी बातें धीरे धीरे समीर के सारे दोस्तों को पता चली और समीर के दोस्तों ने उस मूवी के बारे में इतना कुछ सुन रखा था कि उनकी तो हिम्मत ही नहीं थी कि वो ये मूवी देखने के लिए जाएं। लेकिन उनमें से एक दोस्त ने कहा, अरे समीर को बड़ा शौक है शर्त लगाने का और भाई कहता है कि उसको किसी चीज़ से डर भी नहीं लगता। अब अगर सच में हिम्मत है और डर नहीं लगता तो इस मूवी को देखकर बताए तो मैं मान जाऊं कि हाँ, वो डरता नहीं है। और इस पर बाकी के दोस्तों ने कहा, अरे भाई देख, बाकी की चीज़ें, बाकी के शर्त मजाक, वो सब अलग चीज़ है। तू समझ भी रहा है तू किस मूवी के बारे में बोल रहा है? ऐसी मूवी जिसके बारे में पहले से बनाने वाले लोग ही वार्निंग दे रहे हैं और तू वैसी मूवी के लिए बोल रहा है समीर को वहाँ जाकर अपनी जान खतरे में डालने के लिए? क्या ज़रूरत है यार, ये फालतू की चीज़ें बंद कर और उससे इस बारे में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुझे पता है किसी ने कुछ बोला नहीं कि साहबजादे चढ़ जाते हैं झाड़ पे और बस करने के लिए लग जाते हैं कि हाँ, तुम लोग ये चीज़ के लिए मना कर रहे हो तो मुझे तो ये ज़रूर करना है। लेकिन उसका वो दोस्त अभी भी अपनी बात पर टिका हुआ था। उसने कहा, अरे भाई, ऐसे हवा बनाने वाले और ऐसे सारी चीज़ें दिखाने वाले कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हम नहीं कर सकते,
ये मूवी देखे तो मैं मानूं कि हाँ, वो सच में ना किसी चीज़ से डरता है, और ऐसी दुनिया में अब कोई चीज़ नहीं जो कि समीर नहीं कर सकता है। सारे दोस्तों ने उस एक लड़के को समझाना शुरू किया, लेकिन पता नहीं, शायद कभी कोई पुरानी बात उसके मन में थी जिसके वजह से वो समीर के ऊपर थोड़ा गुस्सा था, और कहीं ना कहीं उसके मन में ये सारी प्लानिंग तब से ही बनने लगी थी जब उसे ये बातें सुनने में आई कि सारे शहरों में ये बात साफ साफ कही गई है कि ये मूवी इतनी डरावनी है कि इसे हार्ट पेशेंट्स और थोड़ा भी डरने वाले लोग गलती से भी ना देखें। सारे दोस्तों के मना करने और समझाने के बाद भी उसने बिल्कुल भी ना तो किसी की बात सुनी और ना ही मानी। वो थोड़ी ही देर में समीर के पास पहुंच गया। पहले तो उसने समीर से मिलकर उसके हालचाल पूछे, और उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि समीर से अगर कोई काम करवाना है तो किस तरीके से करवाया जा सकता है। उसने पहले समीर से थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें की। उसके बाद उसने उस फिल्म के बारे में समीर को बताना शुरू किया। वो समीर को ये बातें बता रहा था और समीर इन बातों पर कोई खास ध्यान नहीं दे रहा था। उसने कहा, हाँ होगी यार कोई मूवी, तो क्या बोलना क्या चाह रहा है तू? उस पर उसके दोस्त ने उसे कुछ नोट दिखाते हुए कहा, देख भाई, ये 10,000 रुपये हैं, ये पूरे के पूरे तेरे हो जाएंगे अगर तू इस मूवी को जाकर देख कर आ जाए। वैसे भी मैंने सुना है हमारे इस तरफ वाले थिएटर में तो ये मूवी लग ज़रूर गई है, लेकिन 4 दिन से सिर्फ ये मूवी लगी ही हुई है। आज रात को वैसे भी कह रहे हैं इसका आखिरी शो है, क्योंकि ये मूवी चल नहीं रही तो वो लोग हटाने वाले हैं। थिएटर में कोई नहीं होगा, तू अकेले ही होगा, और जाकर ये मूवी पूरी देख कर आ, फिर मैं तुझे ये पूरे 10,000 रुपये दे दूंगा अगर तू सही सलामत इस थिएटर से बाहर आया तो। ये बात सुनते ही समीर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, और समीर ने कहा, अबे यार, तेरे जैसा इंसान तो मैंने कहीं नहीं देखा होगा। एक तो तू ऐसी चीज़ करने के लिए कह रहा है जो कि मुझे खुद ही पसंद है, दूसरा तू उसके लिए मुझे पैसे भी दे रहा है। वाह भाई वाह, कहाँ से चल कर आया है तू? कोई नहीं, अगर इतनी सी बात है तो तुझे तो पता है मैं किसी चैलेंज में कभी पीछे नहीं हटता। ठीक है, तू पैसे तैयार रख, मैं कल सुबह आता हूँ। हाँ ये बता, मूवी की टिकट कौन खरीद रहा है? इस पर समीर के दोस्त ने कहा, भाई तेरे लिए टिकट क्या, जान भी हाजिर है, मैं तेरी टिकट लेकर आऊँगा और तू वो मूवी देखने के लिए जाएगा। मैं भी तेरे साथ जाऊंगा, लेकिन मैं थिएटर के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं थिएटर से बाहर ही रुकूंगा तब तक जब तक कि तू वो मूवी पूरी खत्म करके बाहर नहीं आता है, क्योंकि मुझे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि तू अकेले थिएटर में बैठकर वो पूरी मूवी खत्म करने वाला है। इस पर समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार, तुझे अगर ऐसा लगता है तो ठीक है, तू अकेले क्यों चल रहा है, और 3-4 अपने दोस्तों को साथ में ले ले, उन्हें भी बाहर रख लेना, और तुम लोग इंतज़ार करो, मैं मूवी मस्त देख करके बाहर आता हूँ, फिर पैसे तैयार रखना। तो काहे को मैं सुबह तक इंतज़ार करूँ, मेरे को रात में ही पैसे दे देना। और उनकी शर्त लग चुकी थी। वो दोस्त तुरंत ही टिकट खरीदने के लिए पहुँच गया। उसने कुल मिलाकर 5 टिकट खरीदी। समीर की टिकट अलग से थी, क्योंकि वहाँ पर उसके 5 दोस्त आने वाले थे जो कि उसके साथ वहीं थिएटर के बाहर बैठकर इंतज़ार करने वाले थे। जब वो टिकट काउंटर पर टिकट लेने के लिए गया था, तब भी टिकट बेचने वाले ने ये बताया भी, अरे वाह भाई साहब, चलिए अच्छा हुआ कोई तो आया इस मूवी की टिकट लेने को, वरना जैसी जैसी बातें इस मूवी के बारे में फैली हुई हैं, कोई भी ये मूवी देखने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है। आप पहले इंसान हो जिसने इस मूवी की इतनी सारी टिकट्स एक साथ ली हैं। उस लड़के ने उस टिकट काउंटर वाले की बातों को
नज़रअंदाज करते हुए एक सवाल अपने तरफ से रख दिया। अच्छा भैया, एक बात बताना, आप कह रहे हो ये मूवी कोई देखने नहीं आ रहा है, यहाँ जो मूवी चल रही है या शोज चल रहे हैं, तो किसी ने भी तो ये मूवी देखी होगी ना? आप लोगों ने ये मूवी देखी क्या? क्या सच में ये मूवी इतनी डरावनी है? इस पर उस टिकट काउंटर वाले ने कहा, अरे भैया, किसको नहीं यहाँ अपनी जान प्यारी है? जब इतनी सारी बातें मूवी के बारे में पहले से फैली हुई हैं तो हम क्या बेवकूफ़ हैं? वैसे भी हम सब यहाँ जितने लोग काम करते हैं ज़्यादातर बाल बच्चे वाले हैं, तो हम में से तो किसी को अपनी जान नहीं गंवानी, इसलिए किसी ने भी इस मूवी को देखने के बारे में सोचा भी नहीं है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं शो चलाने की, जब पहला शो हमने पहले दिन पर चलाने की कोशिश भी की थी, एक तो वो मूवी ढंग से चल नहीं रही। जैसे ही उसमें हीरोइन की एंट्री दिखाते हैं वैसे ही वो मूवी बार बार अटकने लगती है। पता नहीं रील में कुछ प्रॉब्लम थी या मशीन में कुछ प्रॉब्लम थी, ये हमें नहीं पता। इस पर उस लड़के ने फिर से एक सवाल किया, अरे भैया, आप बोल रहे हो मूवी अटक अटक के चल रही है, तो अभी तो ढंग से चलेगी ना, या क्या है? उसने कहा, अरे आप चिंता क्यों कर रहे हैं, अगर कुछ भी होगा तो हम लोग सब तो बाहर ही है ना। और फिर वो लड़का वहाँ से टिकट लेकर वापस आ चुका था समीर के पास, और समीर को टिकट पकड़ाते हुए कहा, समीर, ये देख, तू रख अपनी टिकट और मेरे पास ये बाकी की टिकट्स हैं। हम लोग वहाँ पर 5 लड़के बाहर तेरा इंतज़ार करेंगे। हम सब जाएंगे साथ में, लेकिन अंदर तू अकेले ही जाएगा। समीर ने कहा, हाँ भाई, हाँ समझ गया हूँ, एक ही बात 10 बार मत बता, चल मिलते हैं शाम में। और ये कहकर वो दोनों अपने अपने घर चले गए। रात को शो के टाइम पर वो सब एक साथ इकट्ठा होकर थिएटर की तरफ आगे बढ़े, और थिएटर पर पहुंचते ही बाकी सारे दोस्त बाहर ही रुक गए। समीर टिकट दिखाकर अंदर चला गया। 10 मिनट तक एड्स आने के बाद आखिरकार मूवी शुरू हो गई, और मूवी के शुरू होते ही पूरे थिएटर में घना अंधेरा छा चुका था। बस उतनी ही रोशनी दिखाई दे रही थी जो कि हल्की फुल्की स्क्रीन से वहाँ फैली हुई थी। उस माहौल में अकेले पूरे थिएटर में बैठकर किसी भी मूवी को देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और ये तो फिर भी हॉरर मूवी थी। और अचानक से मूवी शुरू होते ही अजीब सी चीख पुकार, अजीब सी आवाज़ें थिएटर में ही समीर को सुनाई देने लगी। उसे ये बार बार लग रहा था कि ये मूवी का कोई स्पेशल इफ़ेक्ट होगा, लेकिन जैसे ही वहाँ पर हीरोइन की एंट्री हुई, वो हीरोइन ऐसी दिख रही थी जैसे कि अभी से ही उसके अंदर किसी आत्मा का वास हो, और हीरोइन के चेहरे में बार बार किसी और का चेहरा नजर आ रहा था। मूवी सच में काफ़ी डरा देने वाली थी, या फिर उस मूवी के जो अलग से इफ़ेक्ट थे, जो कि समीर को ऐसा लग रहा था कि वो स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी वजह से अब आज पहली बार समीर को भी डर लग रहा था। लेकिन समीर के दिमाग में बार बार एक ही बात चल रही थी कि शर्त किसी भी हालत में हारनी नहीं है। दूसरा, ये छोटी मोटी शर्त नहीं है, ये तो सीधे सीधे 10,000 की शर्त है। और समीर जैसे तैसे उस मूवी को देखने की कोशिश कर रहा था। 1 घंटा भी नहीं बीता होगा। समीर अब इतना ज़्यादा डर रहा था कि उस अकेले थिएटर में एसी चालू होने के बाद भी समीर पसीने से पूरी तरह लथपथ हो चुका था। समीर को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कभी उसकी बगल की कुर्सी पर, कभी उसके पीछे की कुर्सी पर कोई आता, बैठता, उछलता उसे महसूस हो रहा था। समीर की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। समीर के मन में
एक ऐसा डर बस चुका था जिसकी वजह से समीर लगभग चीखने वाला ही था। लेकिन समीर को ये बात जाहिर नहीं करनी थी कि वो डर रहा है। तभी अचानक समीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे स्क्रीन में से कोई औरत निकलती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगी, और ऐसा महसूस होते ही उसने अपनी आंखें मल मल कर साफ करने की कोशिश की। लेकिन अब भी वो दृश्य बिल्कुल वैसा ही था। वो औरत काफी भयानक लग रही थी। वो बहुत धीरे धीरे समीर की तरफ अपने कदम बढ़ाए जा रही थी, और अब समीर इतना ज़्यादा डर चुका था कि उसके मन में ये ख्याल आने लगा, भाड़ में गए पैसे और भाड़ में गई शर्त, मैं तो चलता हूँ यहाँ से। उसने जब अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश की, अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुर्सी के नीचे से किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। वो चाह कर भी खुद को उस कुर्सी से उठा भी नहीं पा रहा था। उसके कंधों पर भी वजन महसूस हो रहा था, और वो औरत वैसे ही मुस्कुराती, भयानक से दांत और हंसी के साथ उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ती आ रही थी, ऐसे जैसे वो दिखाना चाहती हो कि उसका रूप कितना भयानक है, वो कितनी डरावनी लग रही है। समीर चीख रहा था, अब वो चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ शायद थिएटर के बाहर के लोगों को सुनाई नहीं दे रही थी। और अचानक वो औरत एक झटके से समीर के चेहरे की तरफ लपकी और वो हवा में गायब हो गई। समीर अब इतना ज़्यादा डर चुका था कि समीर बेहोश हो गया, और समीर को होश तब आया जब वो मूवी खत्म हो चुकी थी। वो तुरंत उठकर अपने कपड़े साफ करता हुआ बाहर की तरफ निकल गया। उसके दोस्तों ने जब उसे मूवी देखकर सही सलामत और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बाहर निकलते हुए देखा, तो उस लड़के का चेहरा तो देखने जैसा था। उसे ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी कि अगर सच में ये मूवी इतनी डरावनी है तो समीर इतना नॉर्मल कैसे है, और अगर ये मूवी डरावनी नहीं थी तो फालतू में इसके बारे में इतनी सारी अफवाहें क्यों हैं। समीर उन सबके सामने आकर खड़ा होने के बजाय उनके सामने से निकलता हुआ आगे बढ़ता हुआ जाने लगा। अचानक उस लड़के ने पीछे से आवाज दी और कहा, समीर, समीर, ओ समीर, सुन ना, किधर जा रहा है। समीर ने उसके किसी भी बात का ना तो कोई जवाब दिया और ना ही पलट कर देखा। इस पर बाकी के लड़कों ने कहा, भाई देख ले, वो तेरी तो काट के चला गया, इज्जत उतार दी उसने तेरी। पूरी की पूरी मूवी भाई अकेले ही थिएटर से देखकर बाहर आ गया है, अब तू क्या बोलेगा उससे, इसीलिए वो इतना एटीट्यूड में आगे बढ़ता हुआ चला गया। छोड़, जाने दे, अब चल, बहुत रात हो गई है, हम सब भी अपने अपने घर जाते हैं और आराम करते हैं। तुझे उसे पैसे देने हैं, अब सुबह जाकर दे देना, तुम दोनों अपना हिसाब देख लो। ये कहकर सारे लड़के अपने अपने घर की तरफ आगे बढ़ गए। लेकिन वो लड़का जिसने की शर्त लगाई थी, उसे ये सारी बातें काफ़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि वो समीर के व्यवहार से बहुत अच्छे से वाकिफ था। वो शर्त के पैसे लेने के लिए सुबह तक का इंतज़ार क्यों करे, जबकि वो लड़का वहीं उसके सामने खड़ा था। वो अब भी समीर के इस व्यवहार को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वो समीर के पीछे पीछे जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब वो समीर के घर जाने के रास्ते में आगे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसे समीर दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे ये बात समझ में आ ही नहीं रही थी कि समीर को निकले बहुत ज़्यादा देर तो नहीं हुआ है, फिर वो अचानक ऐसे कहाँ गायब हो गया। और वैसे भी समीर तो पैदल गया था,
मैं तो बाइक से आया हूँ, फिर भी समीर इस सीधी सड़क पर भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा? और वो सड़क सच में बहुत दूर तक लंबी और सीधी सड़क थी। उस सड़क पर समीर बहुत दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। पूरी की पूरी सड़क खाली और सुनसान पड़ी हुई थी। वो लड़का आगे बढ़ता चला गया, लेकिन वो समीर के घर पहुंच चुका था और अब उसके दिमाग में ये चलने लगा कि उसे समीर के यहाँ होने की बात पूछनी चाहिए या नहीं। लेकिन उसने अभी दरवाज़ा खटखटाना सही नहीं समझा और वो वहाँ से मुड़कर अपने घर की तरफ जाने लगा। जब वो अपने घर की तरफ आगे रास्ते में बढ़ रहा था, तब अचानक उसे समीर उसी सड़क पर वहाँ बैठा हुआ नजर आया। वो सड़क के बीचों बीच अजीब से तरीके से बैठा हुआ था। उसे देखकर इस लड़के के मन में पहले ख्याल आया कि अरे, लगता है ये पैसे लेने के लिए अपने घर नहीं गया, निकल तो गया होगा जोश जोश में, लेकिन जब पैसे की याद आई तो मेरे ही घर के रास्ते में आके बैठ गया है। छोड़, अब तो पैसे देने ही हैं, चाहे अभी दूं या बाद में। और फिर वो आगे की तरफ बढ़ने लगा, मतलब जिधर समीर बैठा था उधर। जैसे जैसे वो समीर के पास पहुंचते जा रहा था, वैसे वैसे उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे एक गंदी सी बदबू का एहसास हो रहा था। वो बार बार इधर उधर देख रहा था, लेकिन वहां इतनी भयानक बदबू फैलने जैसी कोई चीज नहीं थी। और अब वो समीर से मुश्किल से 2 हाथ ही दूर खड़ा था। वो बदबू अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि उसके बर्दाश्त से बाहर थी। उसने तुरंत अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसे अपने नाक पर रख लिया और समीर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी समीर अजीब तरीके से गुर्राता हुआ उसकी तरफ घुटनों के बल आगे बढ़ने लगा और उसे ऐसे अपनी तरफ आगे बढ़ता हुआ देखकर अब उस लड़के की जान हलक में आ चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि समीर ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। फिर भी समीर का चेहरा काफी अलग दिख रहा था और बार बार उसे भी ऐसा लग रहा था जैसे समीर के चेहरे में किसी लड़की की झलक रह रह कर दिखाई दे रही हो। ये सारी चीजें देखने के बाद ठीक वो भी समीर की तरह ही अपनी आंखों को मलता हुआ, साफ करता हुआ समीर को देखने की कोशिश करने लगा। लेकिन अभी भी नज़ारा बिल्कुल वही था। मंजर बहुत खौफनाक था और अचानक से पूरे सड़क की स्ट्रीट लाइट बुझ चुकी थी और तभी उस लड़के को ऐसा एहसास हुआ जैसे वो बदबू अब उसके बहुत करीब से आ रही है। और उसने सर उठाकर जब देखा तो समीर उसके बिल्कुल करीब था और समीर को देखते ही वो बहुत जोर से चीखा, क्योंकि समीर का चेहरा अब समीर का चेहरा लग ही नहीं रहा था। समीर बहुत ज़्यादा भयानक दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और उसके दांत सड़े हुए थे। वो जिस तरीके से बार बार अपने उस दोस्त के सामने खड़े होकर अपने दांत को किटकिटा रहा था, उस तरीके से अब ये सारी चीज़ें देखकर उसको लग रहा था जैसे सच में हार्ट अटैक आ जाएगा और वो वहीं रास्ते पर बेहोश होकर गिर गया। उसके बेहोश होते ही तुरंत समीर भी वहाँ से गायब हो चुका था और पूरी स्ट्रीट लाइट भी जल चुकी थी। वो सड़क जो अभी तक पूरी तरह से खाली और सुनसान दिखाई दे रही थी, अचानक से उस सड़क पर 2 गाड़ियां पता नहीं कहीं से आईं और उन्होंने उस लड़के को रास्ते पर गिरा हुआ देखा।
वो तुरंत वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए पहुँच चुके थे और उनके वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने देखा वो लड़का जिंदा है और उसे कोई चोट भी नहीं लगी है। उन्हें समझ में आ गया प्रॉब्लम कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो उन्होंने नज़दीक के हॉस्पिटल में उसे पहुंचाने के बजाय उसके घर पर पहले इन्फॉर्म करना ठीक समझा और उसकी जेब से उसके मोबाइल को निकालकर उन्होंने तुरंत उसके घर पर कॉल लगाया। कॉल लगाते ही घर से सारे लोग उसे लेने के लिए आ चुके थे। इधर समीर अपने घर पर पहुंच चुका था और वो अपने कमरे में चुपचाप जाकर सो चुका था। अगली सुबह समीर को काम के लिए जाना था, लेकिन वो आज उठा ही नहीं। ये देखकर उसके पेरेंट्स को काफ़ी अजीब लगा। उन्होंने उसकी बहन को जाकर उसे उठाने के लिए कहा, लेकिन जब वो अपने भाई को उठाने के लिए उसके कमरे में पहुंची तो समीर उस कमरे में था ही नहीं और समीर वहाँ बगल के कमरे में कुछ ढूंढ रहा था, सारी चीज़ें इधर उधर फेंक रहा था। वो बगल का कमरा उसकी बहन का था और जब उसकी बहन भागकर अपने कमरे में पहुंची तो उसने देखा उसके भाई ने कुछ अजीब तरीके से चेहरे पर मेकअप लगाया हुआ है और वो उसके ड्रेस को पहनने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ें देखकर उसे पहले तो काफ़ी अजीब लगा। वो हंसने लगी और फिर अपने माता पिता को आवाज़ देकर बुलाने की कोशिश की। माता पिता भी तुरंत वहाँ पहुँच चुके थे। उन्होंने समीर के ऊपर चिल्लाना शुरू किया, लेकिन समीर के ऊपर चिल्लाते ही समीर तुरंत पलटा और जब वो पलटा उसके चेहरे में उसी लड़की का चेहरा साफ साफ इन तीनों को नजर आ रहा था। समीर उसी तरीके से अपने सड़े हुए दांत दिखाते हुए किटकिटाहट की आवाज़ निकाल रहा था और उसने अपने घर वालों को अजीब तरीके से घूरा और वैसे ही कपड़े में तैयार होकर तुरंत आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और खाना खाने लगा। समीर जिस तरीके से नाश्ता कर रहा था वो तरीका काफ़ी अजीब था, क्योंकि समीर अपने दोनों हाथ से खाने को उठाकर अपने मुंह में ज़बरदस्ती ठूंसते जा रहा था और इस वक्त उसका मुंह इतना बड़ा था जिसमें शायद उसके दोनों हाथ एक साथ घुस सकते थे। ये सारी चीज़ें देखकर अब उसके घर वालों को डर लगने लगा। घर वालों ने समीर से जितनी बार बात करने की कोशिश की उतनी बार समीर उसी तरीके से अपने घर वालों को डराकर खुद से दूर कर दे रहा था। ये सारी चीज़ें अब घर वालों को काफ़ी अजीब लग रही थीं, लेकिन उन्हें इतना तो समझ में आ चुका था कि समीर अब सिर्फ शायद उनका समीर नहीं है, ये कोई सामान्य बात नहीं थी। इस वजह से पिता ने तुरंत अपनी पत्नी के कान में धीरे से खुसफुसाते हुए कहा, सुनो, मुझे ये सब काफ़ी अजीब लग रहा है और वैसे भी समीर के दांत ऐसे कैसे हो गए, और तुमने उसके चेहरे में उस औरत का चेहरा देखा था क्या? वो अभिनेत्री का चेहरा था जिसकी मौत अभी कुछ ही समय पहले हुई थी, और पता नहीं, मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा है। इस पर उनकी पत्नी ने भी ऐसे ही धीरे से जवाब देते हुए कहा, हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी उसी का चेहरा लगा था, लेकिन अब अगर सच में हम जो सोच रहे हैं वैसा है तो हम करें तो क्या करें? इस पर पिता ने कहा, तुम बस इसे यहीं पर रोक कर रखो, उसे ऐसी हालत में घर से बाहर बिल्कुल मत जाने देना। मैं जाकर किसी से बात करता हूँ, अपने दोस्त से इस बारे में पता करने की कोशिश करता हूँ, कोई ना कोई उपाय तो जल्दी ही मिल जाएगा। और वो तुरंत घर के बाहर निकलकर अपने जान पहचान के एक इंसान के यहाँ पहुँच चुके थे और उसको सारी बातें उन्होंने बता दी। ये सारी बातें सुनकर अब उन्हें भी काफ़ी अजीब लगने लगा
और उन्होंने कहा, अगर सच में तुम जैसा बोल रहे हो वैसा कुछ है, मतलब तुम्हारे समीर के ऊपर किसी न किसी का साया ज़रूर है। और मैं भी इन बातों को नहीं मानता था, लेकिन तुम्हें तो पता है, मेरे परिवार में यह हादसा होने के बाद से अब मैं इन चीज़ों में पूरा विश्वास करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, हमारे रिश्तेदार के साथ ऐसा होने पर जिन पंडित जी ने मदद की थी, हम उन्हीं पंडित जी के पास चलते हैं, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं हो तो। इस पर तुरंत समीर के पिता ने कहा, अरे इसमें ऐतराज़ वाली क्या बात है, मुझे भी सच में ऐसा ही लग रहा है, इसीलिए, और ये सारी बातें मैंने तुम्हारे मुंह से सुनी थी, इसलिए कहीं ना कहीं मैं भी इन चीज़ों में अब मानता हूँ। और चलो जल्दी चलते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो समीर का इलाज जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। ऐसा ही एक हादसा इनके रिश्तेदार के यहाँ पर हो चुका था, और उस वक्त भी इन्होंने काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना किया था। उसके बाद ये लोग जो कि इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करते थे, आज इन चीज़ों को मानते हैं। इस वजह से इन्होंने तुरंत समीर के पिता की सारी बात मान ली और उन्हें उन्हीं पंडित जी के पास लेकर पहुंचे जिन्होंने उनके परिवार वालों की भी मदद की थी। वहां पहुंचते ही इन्होंने सारी बातें बता दी। पंडित जी ने कहा, इतना सुनना ही काफ़ी है, मैं बता सकता हूँ आपके बेटे के साथ कोई ना कोई समस्या तो ज़रूर है, और अगर जैसा मुझे समझ में आ रहा है वैसा ही है तो फिर उसे इलाज की बहुत जल्दी ज़रूरत है। चलिए आप मुझे अपने घर लेकर चलिए। और पंडित जी वहाँ पर तुरंत थोड़ी ही देर में पहुँच चुके थे। वहाँ पर पंडित जी के साथ समीर के पिता और समीर के पिता के दोस्त भी थे। वो सब समीर के सामने थे। समीर अभी भी अपने बहन के कमरे में बैठकर आईने में खुद को लगातार देख रहा था और बार बार अपने बालों को संवारने की कोशिश कर रहा था। वो अपने बालों पर कंघी कुछ इस तरीके से घुमा रहा था जैसे उसके बाल लड़कों की तरह छोटे नहीं, काफ़ी लंबे हैं। और ये सारी चीज़ें, ये सारी हरकतें देखकर समीर के पिता के दोस्त काफ़ी घबरा चुके थे। लेकिन पंडित जी ने इशारा करते हुए कहा, आप दोनों अब इस कमरे से बाहर जाओ। और पंडित जी कमरे के अंदर दाखिल हो गए। पंडित जी को देखते ही समीर फिर से गुस्से से वैसे ही अपनी दांतें किटकिटाने लगा और अजीब सी भयानक आवाज में गुर्राते हुए उन्हें जाने के लिए कहने लगा। पंडित जी ने समीर के किसी भी चीज पर कुछ भी ध्यान ना देते हुए अपनी पोटली से कुछ चीजें निकाली और आंखें बंद करके मंत्र बुदबुदाने लगे। मंत्र बुदबुदाते ही समीर का किटकिटाना, गुर्राना सब कुछ बढ़ चुका था। वो जमीन पर वैसे ही घुटनों के बल चलता हुआ पंडित जी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। तब तक पंडित जी ने उसके ऊपर कुछ मंत्र जाप के साथ चीजें फेंकी। जैसे ही वो चीजें पंडित जी ने समीर के ऊपर फेंकी, समीर अब तड़प रहा था, चीख रहा था। वो वहीं पर घुटनों के सहारे बैठ चुका था, बार बार यही कह रहा था, मुझे मेरा बदला चाहिए, मुझे मेरा बदला चाहिए, मुझे उसे मारना है। और अब पंडित जी को ये जानना था कि ये किसकी आत्मा है, ये किससे बदला लेने के लिए कह रही है। पंडित जी ने उस आत्मा से सब कुछ जानने की कोशिश करना शुरू कर दिया और पंडित जी थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आ चुके थे। पंडित जी के बाहर आते ही माता, पिता, बहन और समीर के पिता के दोस्त सब दौड़कर उनके सामने आकर खड़े हो गए और ये पूछने लगे, समीर की हालत अब कैसी है और समीर पर किसका साया था। पंडित जी ने कुछ भी बताने से इनकार किया, लेकिन उन सबको ये बात जाननी थी। और पंडित जी ने कहा, आपका बेटा अब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन आप जानकर क्या कीजिएगा, बाकी रूहों की तरह ये भी एक भटकती हुई रूह थी। इस पर पिता ने कहा, हमने उसके चेहरे में जिस औरत का चेहरा देखा था वो एक अभिनेत्री है जिसकी अभी कुछ समय पहले ही मृत्यु हुई है। ये बात सुनते ही
पंडित जी ने सारी बातें उन सबके सामने रख दी। पंडित जी ने कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं। आपने जिसको देखा था ये वही अभिनेत्री है और इसकी मृत्यु हुई नहीं थी, इसे मारा गया था। इसे उसी डायरेक्टर ने मारा था जिसकी फिल्म में वो काम कर रही थी, क्योंकि उस डायरेक्टर के साथ इसके संबंध थे और इसी वजह से उसे उस मूवी में काम करने का मौका मिला था। लेकिन उस मूवी में काम करने के लिए एक दूसरी अभिनेत्री जो कि अभी कम उम्र की है, वो बहुत ज़्यादा व्याकुल थी और उसने अपने तरफ से उस डायरेक्टर को उस मूवी में काम करने के लिए रिझाना शुरू कर दिया। कुछ ही वक्त में वो डायरेक्टर उस लड़की के बातों में आ चुका था और उसने इस अभिनेत्री को वो मूवी छोड़ने की बात कही, लेकिन ये तैयार नहीं थी। लेकिन उस लड़की की चाहत ऐसी थी कि उसने उस डायरेक्टर के साथ मिलकर इस अभिनेत्री की हत्या करवा दी। और अब जबकि वो मूवी रिलीज हुई है, उस मूवी में वही अभिनेत्री नई वाली लड़की है, लेकिन इसे अपना बदला चाहिए था। इसका जुड़ाव इस मूवी से इतना ज़्यादा था कि इसकी आत्मा इसी मूवी में फंसकर रह गई थी। इस मूवी को अभी तक किसी ने देखा नहीं था और आपका बेटा ही वो पहला इंसान था जिसने इस मूवी को देखा, जिसके माध्यम से ये अपने लिए इंसाफ मांगने आई थी। अब ये जो भी हो, लेकिन मर चुकी है तो हम इसकी मदद नहीं कर सकते। इस वजह से मैंने इस आत्मा की मुक्ति की व्यवस्था अब कर दी है। लेकिन आप सबको अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बेटा ठीक है और बिल्कुल स्वस्थ है, तो मैं चलता हूँ। पंडित जी वहाँ से जा चुके थे और ये सारी बातें सुनकर घर वालों को, समीर के पिता के दोस्त को काफ़ी अजीब लगने लगा। लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि वो इसमें कर भी क्या सकते थे। एक हफ्ते बाद ही टीवी पर ये न्यूज़ आई कि उस मूवी की नई अभिनेत्री और डायरेक्टर की मृत्यु हो गई है। कैसे और क्या, ये बात अभी तक पता नहीं चल पाई। उन दोनों की लाशें एक ही कमरे में बरामद हुई थी। अब कहीं ना कहीं ये बात आप सोच सकते हैं कि ये उस आत्मा का किया हुआ काम है, तो हो सकता है कि ये उसी आत्मा का बदला हो या फिर उनके कर्म का फल। सच्चाई क्या थी ये बात कभी बाहर नहीं आई। और ये भी कहा गया कुछ समय बाद उस मूवी के जितने भी कॉपीज बनी थी, सब अचानक से पता नहीं कैसे और कहाँ गायब हो गईं। कुछ जगह जहाँ उसकी कॉपीज पड़ी हुई थी वहाँ आग लग गई और कुछ जगह से रहस्यमयी तरीके से उस मूवी की कॉपी गायब हो चुकी थी। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और थैंक यू सो मच मेरे सारे दोस्तों को जो कि मुझे टाइम टाइम पे अपना फीडबैक देते रहते हैं। आपके फीडबैक से मुझे ये पता चलता है कि आप सब मुझसे कितना प्यार करते हैं। और अगर आपको किसी तरह की कोई भी चेंजेस इन कहानियों में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे वो चीज़ें ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप सबके लिए उन चीज़ों को और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकूं। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही कमेंट के माध्यम से मुझे हमेशा देते रहिए। इससे मेरी हिम्मत काफ़ी बढ़ती है। और अगर आप सबके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है जो कि आप हम सब के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा
आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।